अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है और इस धमाके से पूरी इमारत जमी बोस हो गई है। सोल्जर बाजार सानिहे के 33 अफराद को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया, जिनमें 15 लाशें थीं। रेस्क्यू 1112 और ईडी ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया है। यहाँ की गलियां तंग होने के सबब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और इलाका मकीनों का ये बताना है कि धमाका पीछे से एकदम गैस प्रेशर तेज आने के सबब हुआ। ईडी और रेस्क्यू 1112 ने रेस्क्यू का अमल भी मुकम्मल कर लिया है, जबकि रेस्क्यू 1112 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद के मुताबिक सहरी के वक्त गैस धमाका ये हुआ। इस इलाके की गलियां तंग होने के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किलात रहीं और अगर आग लग जाती तो फायर ब्रिगेड का अंदर जाना भी नामुमकिन था। सीनियर मेडिकल ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर यामीन फरीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि सोल्जर बाजार हादसे में कुल 33 अफराद अस्पताल लाए गए थे, जिसमें 15 अफराद जहां बहक हुए हैं और इस हादसे के 18 जख्मी अस्पताल लाए गए, जिनमें से 8 मामूली जख्मी हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि मय्यतें लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। कराची में गैस लीकेज से पेश आने वाले इस धमाके पर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े पर सानिहे पर शहरियों के दुख में, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हम दिली हमदर्दी और ताज़ियत भी करते हैं, जबकि MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी ने सोल्जर बाजार में धमाके से 3 मंजिला इमारत के गिरने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैस लीकेज जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर और मुस्तकिल इक़दाम हमें करने चाहिए। दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में जुडिशल कमीशन में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें अहम सरकारी और निजी इदारों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। शहर में अंग्रेज दौर के फायर हाइड्रेंट्स अभी मौजूद ही नहीं हैं, जिनकी वजह से पानी के लिए सिर्फ टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। चीफ फायर ऑफिसर जयवकुआ पर ऑपरेशन को लीड करने वाली कोई मुश्तरका कमान मौजूद न होने पर कमीशन ने इजहार हैरत भी किया है और गुल प्लाजा के सदर को दोबारा तलब किया गया। रेस्क्यू 1112 के KMC, फायर ब्रिगेड, ईडी, चीपा और यूनियन के बयानात को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर के फायर सेफ्टी निज़ाम की संगीन खामियां भी सामने आई हैं। तफसीलात के मुताबिक सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम किया गया जुडिशल कमीशन, जिसमें अहम सरकारी और निजी इदारों के बयानात कलमबंद किए गए हैं, इसमें बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है जो मैंने आपको बताई। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप शहर की, पूरे सिंध की, जो हमारे साथ मौजूद भी होगी और उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सजाद सोमरू साहब हमें ज्वाइन करें, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। आज ये एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पै दर पे हम खबरें दे रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम दुखी भी होते हैं और किसी के ऊपर हम कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि किसके जज्बात मजरू हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं इस तरह के सानिहात के अंदर कि आपको एहसास नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। हम ये हुकूमत से भी ये सवाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी ये सवालात नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं बैरिस्टर साहब कि इस तरह के जो सानिहात हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनको कम करने के लिए एटलीस्ट क्या उस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं शहर के अंदर, और ये बढ़ क्यों रहे हैं वाकयात इस तरह के? जैसे अब ये गैस लीकेज की खुसूसी तौर पर अगर बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि पीछे से प्रेशर ज़्यादा आ गया। इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा सर? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इस पर सारे ही लोग रंजीदा हैं जी। आज रमज़ान की पहली तारीख है, शहरी के वक्त ये वाक़या हुआ जी। और कराची में इस तरह की पैदर पे मुस्तकिल हम देखते हैं कि चली आती हैं। कभी कोई बिल्डिंग गिर गई, कहीं आग लग गई, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया। तो सब कुछ ये है। फिर और जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं जिसमें टैंकर के नीचे आना या गटर में गिर जाना, इस तरह के वाक़यात तो ज़ाहिर के मामूल बन गए कराची में ना। देखिए, बाहर की अब तनकीद किसी भी की जाए ना की जाए, लेकिन ये बात तो अपनी जगह जाहिर हो गई है और साबित हो गई है कि कराची में जिस तरह से आबादी का बेहंगम फैलाव और आबादी के लिए जिस तरह बेहंगम टाइप की इमारतें बन रही हैं और फिर इसमें जो भी सिस्टम्स हैं सर्विसेज की सप्लाई के इतने नाकिस हैं, इतने मतलब अजीब व गरीब तरीके से आप देखें, बिजली की तारों को आप देखें तो किस तरीके से लगे हुए हैं, मीटर देखें आप किस तरह लगे हुए हैं, गैस की लाइनें, पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें, कोई सिस्टम आपको कराची में सीधा नजर नहीं आता। देखिए, अब गुल प्लाजा का वाकया है, बाहर के इस वाकये को ही एक मिसाल अगर आप बना लें
और इस पे जो तहकीकात हो रही है, पहले कमिश्नर साहब ने कैसी एक मोटी सी रिपोर्ट पेश की थी, पूरे वाकये को इन्होंने तितर बितर कर दिया था। बाहर के अब जो सामने चीजें आ रही हैं उससे अंदाजा हो जाएगा, लेकिन जो चीजें आ रही हैं उससे ये तो पता लग रहा है ना कि कराची के अंदर कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा, कोई भी मुश्तरका कमांड मौजूद नहीं है। सही। मैं तो गया, जैसे ही वहाँ गया था, मैं तो गुल प्लाजा जैसे ही गया था, वहाँ जाकर पहली चीज मैंने वहाँ प्रेस के सामने की थी कि इस पूरे वाकये के बाद सबसे बड़ी चीज जो नजर आ रही है कि इस पूरे वाकये में कोई कमांड नहीं कर रहा इस पूरे सानहे को देखने के लिए और पूरी जो रेस्क्यू की कार्रवाई है इसको अंजाम देने के लिए। तो बहरहाल ये बात नतीजा क्या है कि अब मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका। अब कराची जिस तरीके से कराची में इदारे डिटेरियोरेट हो रहे हैं, अभी इस वक्त भी आप देखें जो गैस की लाइनें पड़ रही है ना, पूरी कराची में गैस की लाइनें डाल रही हैं, मेरे मोहल्ले में भी पड़ रही है। यकीन माने ना कोई इंजीनियर मौजूद है, बेचारे मजदूर टाइप के लोग हैं, वही लाइनें बिछा रहे हैं, वही कनेक्शन जोड़ रहे हैं और वही सारा का सारा काम अंजाम दे रहे हैं। ना कोई इंजीनियर है जो इसकी निगरानी कर रहे हो, ना कोई बल्दियाती इदारा है जो इसको देख रहा हो। मतलब बस ठेकेदार के हवाले कर दिया, ठेकेदार ने मजदूरों के हवाले कर दिया, वो डाले चले जा रहे हैं। तो वो गलत करे या सही करे, और फिर आप सवाल किससे करेंगे बाद में, ये बड़ा मसला पैदा हो जाता है। काम तो आपने करवा लिया जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ऊपर उसको कोई देखने के लिए मौजूद ही नहीं है। सवाल तो हुकूमत से करेंगे ना, जिसकी हुकूमत होती है वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार होता है, अवाम तो नहीं होता इन चीजों के जिम्मेदार। अवाम में तो जाहिर है हर तरह के लोग होते हैं, गैर कानूनी तामीरात करने वाले भी होते हैं, गैर कानूनी कनेक्शन देने वाले भी होते हैं, सारे होते हैं, जराइम पेशे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार तो हुकूमत होती है ना। अब देखिए 18 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज हम इस अंजाम को पहुंचे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने के जो फायर ब्रिगेड के हाइड्रेंट से वो भी अब खत्म हो चुके हैं। अभी कल वो चल रही थी सोशल मीडिया पे खबर कि हमारी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो है वो पौधों में पानी दे रही थी सड़क के ऊपर ना। मतलब हर इदारा इतनी बर्बादी का शिकार है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें किसी को होश ही नहीं आ रहा। अब फायर ब्रिगेड का निजाम चलिए पता लग गया कि किस तरह था, रेस्क्यू 1112 का निजाम क्या था, मतलब रेस्क्यू का कोई निजाम ही नहीं था, बेचारे लोग जल गए, मर गए अंदर। तो बैरिस्टर साहब आपने जो हुकूमत की बात की ना कि हुकूमत से हम तो फिर जवाबदेही तो हम हुकूमत से करेंगे, हमने भी कोशिश की थी हुकूमती नुमाइंदों से फ़ोन पे बात करने की, उनको शो में लेने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो ही नहीं की। सजाद साहब हमारे साथ हैं। सजाद साहब, जिस तरह से बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि मुश्तरका कमांड नहीं है, जब कोई सानहा होता है उसके बाद जाकर हम बात करते हैं उसके ऊपर कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों हो गया, ये किसने कर दिया। भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं शहर के, आपसे जवाबदेही तो हम करेंगे। वो अलग बात है कि जब इस तरह का कोई सानहा होता है तो उसके ऊपर फिर ये कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं ऐसे सवालात हमसे पूछ के। तो ये जो एक के बाद एक वाकया हो रहा है सजाद साहब, आप जो देख भी रहे हैं, हम उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या मेजर रीज़न नज़र आती है, अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें इसका कि क्यों इतने वाकयात बढ़ते जा रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाह, शास्त्रा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि आज जो ये सानिया हुआ है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आज जो सानिया हुआ है, आप यकीन करें, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ हमने इफ्तारी की और उसी टाइम पे मेरी वाइफ मुझे बता रही थी वो छोटे छोटे बच्चे जो अंदर से निकल रहे हैं, काश सिंध गवर्नमेंट के किसी एमपीए के बच्चों के साथ, किसी मिनिस्टर के बच्चों के साथ, ये आप जरदारी साहब के बच्चों के साथ, वजीर आला के बच्चों के साथ होता ना, तब इनको जो है ना कुछ ना कुछ जो है वो कोई गैरत या कोई हया होती या इनको कोई शर्म आती। लेकिन बेशर्मों को शर्म दिलाने के अलावा तो और कोई काम हमारा रह ही नहीं किया। बिल्कुल आप मुझे बताएं, सानिया गुल प्लाजा को कितना टाइम हुआ? 1 महीना भी अभी तक नहीं हुआ, और उसकी तहकीकाती रिपोर्ट कहाँ गई, कहाँ गए वो जिम्मेदार लोग? और अब जो है ये आज जो सानिया ये जमशेद टाउन में जो ये मामला हुआ है, आप मुझे बताएं कसम, ये जो अभी आप बात कर रही थी ना, ये जिम्मेदारी बनती है, ये गले का तोप बनता है सिंध गवर्नमेंट का। इसकी एफआईआर तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कटनी चाहिए। आप मुझसे पूछे क्यों? वो इसीलिए कि भाई आप लोगों ने जो आम इलाकों के अंदर जो है वो लोगों को, वो जो गैस की दुकानें खुली हुई, कोई किसी ने जाके छापा मारा, इनको बंद किया। शाइस्ता में लियारी का एमपी हूं ना, मेरे इलाके में वहां पर पुलिस वाले हर हफ्ता जो है गैस की दुकानों से लेते हैं और फिर इसके बाद ये टाउन ऑफिस के अंदर अलग पैसे इनके जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, बारूदों के ऊपर तो ये घर बने हुए, बिल्डिंगें बनी हुई, नीचे इनकी दुकानें, गैस सिलेंडरों की गैर मयारी गैस सिलेंडर, गैर मयारी जो है ना इनके वो जो पाइप जो ये यूज कर रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये बता रहे थे अचानक से प्रेशर आ गया, अब आप मुझे बताएं अचानक से प्रेशर क्यों आया और कैसे आया? ये बाद में कहते हैं मशीन लगी हुई थी या सिलेंडर खराब था। खराब अगर है तो सिंध गवर्नमेंट का दिमाग,
खराब अगर है तो सिंध गवर्नमेंट की नीयत खराब है। जी। अब आप मुझे बताएं, जो हमारे जमात इस्लामी के भाई बात कर रहे थे, तो आप ये सही कह रहे ना, आप बताएं कि जो इन्होंने रोडों पे गैस की लाइनें डाली है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे इलाके में आए, इन्होंने 1-1 फीट 1.25 फीट पे जो है वो गैस की लाइनें डाली है। अल्लाह न करे कभी कोई ब्लास्ट होता है तो ये पूरे का पूरा इलाका जो है ना ये तो उड़ जाएगा। तो इसके प्रॉपर काम करना चाहिए था। 4-4 फीट की, मतलब ये अंधेर नगरी जिसको जहां मौका मिला उसने अपने से कमजोर को वहां गिरा दिया और जो है उसको दबा दिया और माल बना लिया। आप मुझे बताएं, वो रोड कटिंग जो हुई उसकी जो हमारे लिए उनको जो है 1.5 अरब रुपया मिला, वो अभी तक जो है खड़ा मार्केट ब्रांच यूसी 10 सिंध बैंक में रखा हुआ है। उसमें सूद कौन खा रहा है, वो पैसा क्यों नहीं लग रहा है, रोड क्यों नहीं बन रहे? तो ये जवाब सिंध गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर हमारे भाई जो प्रोग्रामों में आते नहीं है, जी। फिर वो नाराज होते हैं, आप उछालते तो नहीं, शायद अगर वो आ भी जाते हैं सजाद साहब, आपके साथ बेशतर दफा उनको लिया भी है, लेकिन फिर आपने देखा है कि वो नहीं जवाब देना चाह रहे उस तरह से, और फिर वो कहते हैं कि सजाद साहब ने मेरे से सियासी सवाल कर दिया, ये सियासत कर रहे हैं, ये सवाल नहीं कर सकते। वो जवाब उनके पास है कहाँ जो जवाब देंगे? शाइस्ता जब मैं आपके शो में होता हूँ पूछते सजाद सुमर हुए तो वो नहीं आते, क्योंकि मैं इनको आईना दिखाता हूँ और बेड़िया जब अपने आप को आईने में देखता है तो वो डर जाता है। अब आप मुझे बताएं, फिर ये कहते हैं कि आप हम पे कीचड़ उछालते हैं पीपल्स पार्टी वालों पे। भाई हमको आपके ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक तहफुज़शुदा लाश है जो पिछले 17 सालों पे सिंध में और कराची में रख दी गई है, और उसकी बदबू से जो है ना पूरा सिंध और कराची जो है वो बिल्कुल वो भी गल सड़ गया है। सैफ साहब से पूछने दें कि फिर इसका हल क्या है, एक अरसे से वो भी सर्व कर रहे हैं बैरिस्टर साहब भी। सैफ साहब, अगर हुकूमत नहीं कर रही कोई कार्रवाई, कोई काम, आप कह रहे हैं कि वो जवाब भी देने के लिए हमें तैयार नहीं है, लेट्स से शहरियों की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़, जिस तरह से सज्जाद साहब ने बताया कि किस तरह से पाइपलाइंस डल रही हैं गैस की, तो फिर क्या बनेगा शहर का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि अगर ये बात करते हैं तकसीम की, इख्तियारात की, कि चले एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग हो जाते हैं, एमक्यूएम ने ये बात की थी, तो उसके ऊपर तो फिर तैश में आते हैं वफाकी वुज़रा के, सूबाई वुज़रा के बड़े बड़े बयानात आते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो क्या है, क्या करना क्या है फिर? इसी तरह वो भी एक ड्रामा ही होता है। एमकेएम जब कोई बात करती है ना, अच्छा। तो वो उसको भी पता है होना हमारा कुछ नहीं है, ना उसने आज तक कुछ किया है और मुस्तकिल हुकूमत में बैठी हुई है। सिर्फ तासुब का एक शोला भड़काते हैं ताकि दोनों पार्टियों के वोटर जो है मुतमईन हो जाए कि हमारी पार्टी सही काम अंजाम दे रही है। देखिए कराची के अंदर जो सूरत हाल दिन ब दिन डिटेरियोरेट हो रही है ना, अब तो सिंध हुकूमत इस कदर मुश्तइल हो गई है इन बातों से, यानी बजाय इसके कि तमाम मामला को ठीक करते। अब तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि हमने पुरअमन मुजाहरा किया था अभी असेंबली के सामने, तो उन्होंने इस कदर तशद्दुद किया, इतना लोगों को मारा, इतनी आंसू गैस फेंकी कि जिंदगी में हमने नहीं देखी। मस्जिदों में आग लग गई और क्या क्या सूरत हाल पैदा हुई, और उसके बाद उन्होंने 30 बंदों को उठाकर जो है दहशतगर्दी की दफात लगाकर जेल भेज दिया। मतलब अब तो वो चाहते भी नहीं कि कोई आदमी बात कर सके, कोई कर, और इस कदर ड्रामेबाजी की जीत रेड जोन है और ग्रीन जोन है फला। अरे भाई तुम ये रेड जोन, ग्रीन जोन, असेंबली और वजीरा हाउस सारी चीजें बनाकर बैठे हुए, तुमने सारी चीजें अपने लिए बना ली। आवाम के लिए क्या है? आवाम के लिए तो मुसीबत है, परेशानी है, गटर में गिर के मरना है, टैंकरों डंपरों के नीचे आके गिर के मरना है, बिल्डिंगों का गिरना है। देखें सारी सूरत हाल सामने आ गई। मजेदार बात आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलसल ये चीज सामने, अब ये बिल्डिंग जो गिरी, ये पता नहीं कितनी मंजिला बिल्डिंग 35 गज के प्लॉट पर बना दी गई थी। अच्छा भाई, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरी कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात कराने में मसरूफ है। मैं तो घड़ी घड़ी कहता हूँ ये इतनी बड़ी माफिया है और इतना गलीज इदारा है ये, कि जो कराची को तबाही के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो बिल्डिंगें बन रही है पूरे कराची के अंदर, अभी उसने हमारी आबाद ने रिपोर्ट दी थी ना कि 1 लाख बिल्डिंगें बनी है 5 सालों में, और वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें 85,000 गैर कानूनी है। अब मुझे बताइए जो गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका सरिया लोहा सीमेंट क्या होगा, उनकी बुनियादें क्या होंगी, उनकी छतें कैसी होंगी। तो ये मुस्तक़िल ये जो पुरानी बिल्डिंग की बात तो छोड़ दें, मैं तो नई बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि जो नई बिल्डिंग बन रही है। और मजेदार बात ये है कि आप पूरा अपना सर और एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन आप इस माफिया के हाथों जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है उसको आप नहीं रोक सकते। आप यकीन माने, मैंने टेस्ट केस के तौर पर कुछ केसेस जो है चीफ कंट्रोलर को उसके हाथ में जाके थमाए, मैंने मिनिस्टर साहब को दिए, लेकिन मजाल है कि जो टस से मस कुछ मामला हुआ और इलीगल कंस्ट्रक्शन हमारी आंखों के सामने होती चली जाती है, होती चली जा रही है। यही हाल पूरी कराची में हर चीज का है। देखे ना, बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं, गिरे चले जा रहे हैं, गिरे चले जा रहे हैं, नालों में गिर रहे हैं। किसी चीज में वजह क्या है कि ये लोग इतने ढीठ हो गए हैं, और इनको इस बात का अंदाजा है
कि हमको जिस तरह बिठा दिया गया है ना, एक तो ये समझते हैं कि कराची वाले तो हमें वोट डालते ही नहीं है, तो अब ये मरे या जिस हाल में जाएं इनको जाने दो। दूसरी बात, इनको अब ये समझ में आ गई है कि भाई हमें हुकूमत तो मिल जाती है ड्रामेबाजी से, मतलब वोट लोग किसी को डालते हैं, मेयर कोई और बनता है, वोट लोग किसी को डालते हैं, असेंबली का मेंबर कोई और तो बन जाता है। कितनी देर तक चलेगा बैरिस्टर साहब? हमेशा नहीं चल सकता, ये बातें फॉरएवर नहीं होती हैं कभी भी। आप अगर जो मामला देख रहे हैं, हो सकता है कि वो आगे आप उसको 4-5 साल तक मजीद लेके चल जाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कयामत तक किसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा। शाइस्ता, मैं जिस चीज पे जा रहा हूँ वो ये है कि देखें, अब कराची में जो भी कुव्वतें इन सब बातों को समझती हैं और इस माफियाई हुकूमत को अब पहचान गई हैं, लोग भी पहचान गए हैं, इनके खिलाफ देखें एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, एक पुरअमन जद्दोजहद और एक मजबूत अवामी जद्दोजहद, ताकि इस माफिया से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। देखिए 1972 के जो चलता पार्टी की हुकूमत यहाँ 1972 और अब तो 18 साल से मुसलसल है, वरना वक्फे वक्फे से मुसलसल आती है। एमक्यूएम इनकी मुस्तकिल इत्तेहादी बनी रहती है, 1984-85 से इत्तेहादी बनी हुई है। तो बहरहाल ये सारी देखिए, इन सारी कुव्वतों ने कराची को कहाँ पहुंचा दिया है। कराची के लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देखिए ना, पानी सप्लाई होता है, हर रमजान से पहले लाइनें फटनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद इस वक्त जी कराची इतनी बुरी तरह मुतासर है। हब नहर जो अभी बनाई थी इन्होंने अरब रुपए से, वो तीसरे दिन टूट गई थी। वहां पर वो कल परसों अखबार में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सिर्फ यानी उसका 1/28 पानी आ रहा है और बाकी पानी आ ही नहीं रहा, क्योंकि नई नहर को पुरानी में, पुरानी को नई में जगह जगह जोड़ के पानी चला रहे हैं, क्योंकि नई नहर टूट गई थी। इसी तरह ये पानी की लाइनों का मसला है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। मतलब कराची को बर्बादी की वो तस्वीर बना दी है कि गजा को देखिए और कराची को देखिए। बैरिस्टर साहब इवेंचुअली कोई हल तो सर जोड़ के निकालना पड़ेगा। मैं सजाद साहब की तरफ लेकर चलूंगी, इसका जवाब आपसे भी लूंगी कि कराची के मसाइल को लेकर आप लोगों ने पहले भी बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने, गालिबन खान साहब से मुलाकात भी हुई थी हाफिज साहब की, और उसके बाद फिर इत्तेहाद। क्या सजाद साहब अब हो सकता है, क्या कराची के मसाइल को लेकर आप दोनों जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? क्योंकि वहां से तो कोई उम्मीद बाकी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल आपको एमक्यूएम से भी कोई ज्यादा उम्मीद है। तो फिर आप लोग कराची वालों के लिए, कराची के मसाइल के हल के लिए उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बन के, उनकी एक स्ट्रॉन्ग आवाज बनकर आगे आ सकते हैं या नहीं? आपको भी लगता है कि नहीं, इख्तलाफात हैं, हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए? कहाँ पर मसला है सजाद साहब? इस आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी जो ये सैफुद्दीन भाई बात कर रहे थे, तो जो इनके ऊपर भरभरीत की गई थी सिंध असेंबली के बाहर, तो इनका एक ही जो एमपी है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनके मसाइल के साथ हम खड़े रहते हैं, हमारे मसाइल के साथ वो असेंबली के अंदर खड़े होते हैं, और कराची की आवाज भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या कहते हैं जमात इस्लामी मिलकर हम लोग उठाते हैं, और अभी भी मामला पे साथ थे। अब जो आप बात कर रहे थे, देखिए हम तो हकीकत पे मबनी बात करेंगे, जिसको बुरा लगे तो सो बुरा लगे। आप मुझे बताएं कि कराची के ऊपर एमक्यूएम भी कितने मुसलत रही है। हर गवर्नमेंट में जेएस के साथ जो सामान आता तो एमक्यूएम आती है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट के साथ भी आई थी, या इससे पहले नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट होती है, मुशर्रफ के टाइम पे भी जो थी। तो इसके बाद आप मुझे बताएं, अभी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर, उसके साथ तो मुस्तफा कमाल और ये सारे मिनिस्टर बने हुए ना वफाक में, तो कराची के अंदर उन्होंने क्यों जो है ना वो चुना आपका क्या कहते हैं ये अपोजिशन, तो क्या कराची के लिए काम नहीं कर सकते? ये सारी नूला कुश्ती है पीपल्स पार्टी की, और ये आपस में इनका लड़के। आप मुझे बताएं, अब एमक्यूएम के अंदर भी जो है 4-4 ग्रुप बने हुए हैं, और इनके आपस के मसले जो है वो खत्म नहीं हो, तो वो क्या कराची की आवाज उठाएंगे? जब वो सीटों पे ही पीटीआई की आए हैं, जब वो फॉर्म 47 पे आए हैं, जब उनको वोट, लोगों ने वोट नहीं दिया ना, उनके घर से उनको वोट मिला, तो वो कराची की आवाज क्यों बनेंगे? क्यों कराची वाले चाहेंगे कि वो उनकी आवाज बने? तो पिछले 35 सालों से ऑन एंड ऑफ इनकी हुकूमत रही है कराची के ऊपर, तो इन्होंने सिर्फ माजर कार्ड खेला है ना, और सिंधियों को माजर से लड़ाया, माजर को सिंधियों से लड़ाया, अपना काम पूरा हो गया। जब गवर्नमेंट में होते तो ठीक होते, गवर्नमेंट के बाद जब नहीं होते निकलते तो फिर माजर कार्ड खेलते। अच्छा। इनका कोई जो है वो लेना देना नहीं है गवर्नमेंट के साथ, अच्छा। ना आवाम के साथ। तो भाई हम ये चाहेंगे कि कराची जो है वो कराची वालों को उसका हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्या लगे कराची, तो वो तो यही चाहेगी कि कराची वाले हमें वोट देते नहीं है। अभी ये भाई बता रहे थे कि वो जब वोट नहीं देते वो क्यों कराची का पूछेंगे, तो भाई उनको जो सेंस से वोट पड़ता है ना, खुदाई कसम, ये उनके भी नहीं है, ये उनके सजन भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है सगे? कहाँ पर मसला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजमी आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे सिर्फ ये नाम बता देंगे ये कौन साहब थे? मैं आपको जरूर बताऊंगी, पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? जी खैरियत से लगे। ये है सजाद सोमरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर ओके ओके ओके। अच्छा, इससे पहले ऑपोजिशन लीडर केएमसी जमात इस्लामी बैरिस्टर सैफुद्दीन भी थे।
बड़ी तनकीद कर रहे हैं दोनों मिलके, कह रहे हैं कि आप नई जिम्मेदारी लेते, आपको पता है कि वोट तो हमें यहाँ से मिलता नहीं है, क्यों ही काम करें हम इन लोगों के लिए, और जब इस तरह के हादसात और सानेहात हो जाते हैं तो फिर भी आप लोग कहते हैं कि हमसे जवाबदेही नहीं करनी चाहिए आपको, क्यों सर? ये अब इनकी अपनी बात है, ये अब इलेक्शन हार गए तो ये लोकल बॉडी का तो ये रोना पीटना मचा रहे हैं। इनके अपने लोग इनके काबू में नहीं है, इनकी पॉलिसियों में की वजह से इनकी अपनी जमात 12 टुकड़ों में बटी हुई है। एमक्यूएम तो यही पीटीआई का भी यही हाल है इस वक्त कि कोई एक उसके खिलाफ बोल रहा है, कोई किसके खिलाफ बोल रहा है, तो इनके अंदर अपना कुछ नहीं है। तो ये क्या बात करेंगे कराची की? इनके प्राइम मिनिस्टर साहब कराची को 1100 अरब का वादा करके गए थे। एक सेकंड सुनते रहे, आपने बहुत लंबी तकलीफ की, मेरी भी सुने। इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब का वादा किया था, एक ढेला पैसा नहीं दिया उस शख्स ने कराची को। उसको इमरान खान को तो सिंध से इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो खुद इनके अपने लोग बोलते हैं। वो कहता था यार मेरा इंटरेस्ट है पंजाब और के पीछे, यहाँ से मुझे फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकता मैं यहाँ पे मेहनत करके, तो मैं पंजाब तक। उसको खुद उसने हमेशा सिंध को निगलेक्ट किया इमरान खान ने, कभी उसने सिंध पे तवज्जो नहीं दी। तो ये तो बात करेंगे पीटीआई कि इनको कोई कराची में इनका कोई स्टेक नहीं है कराची में पीटीआई का। और जमात इस्लामी का सर, जमात इस्लामी भी तो तनकीद कर रही है ना? स्टेक है। अच्छा। मैं बिल्कुल मानता हूँ जमात इस्लामी का स्टेक है। जमात इस्लामी कराची की एक मुतलक जमात है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। जमात इस्लामी कई दफा मेयर रह चुके हैं जमात इस्लामी के, अभी भी जमात इस्लामी हाउस में एक पावरफुल पोजीशन में है। मैं जमात इस्लामी को इग्नोर नहीं करूंगा कराची के मामला से। चले उनको साथ लेकर ही चल ले, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट हम भी चलना चाहिए। हम तो मिसाल हैं, 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब सिटी नाजिब बने, हम अपोजिशन में थे उनकी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, हमने उनका भरपूर साथ दिया कराची के लिए। ये जमात इस्लामी भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि मैंने एज ए अपोजिशन लीडर मैं था, फिर सईद गनी बने, हमने उनको बिल्कुल हर तरीके से उनका साथ दिया। हमने कभी उनके साथ कोई लड़ाई झगड़े या, हालांकि उस वक्त एमक्यूएम इनके पीछे पड़ी हुई थी, हमने एमक्यूएम को भी इनके लिए हम एमक्यूएम से भी लड़े थे। और हमने जो उनको किया, निमतुल्लाह साहब वाज अ वेरी गुड पर्सन, और हमने उनको किया बिल्कुल। अच्छा सजाद साहब, आपका नजमी आलम साहब कह रहे हैं, उससे मैं एग्री करता हूँ। एमक्यूएम ने सिर्फ कराची से लूट मार की है और कुछ नहीं किया है। अच्छा सजाद साहब, आपने सुनी नजमी आलम साहब की गुफ्तगू कि पीटीआई का कोई स्टेक नहीं है यहाँ पर, एमक्यूएम को भी उनके लीडर को इंटरेस्ट नहीं है सिंध से, तो वो आप उनके स्टेक कहां से आएगा? उनके लीडर को इंटरेस्ट नहीं। भैया 1100 अरब का वादा किया था, दे देते, 100 अरब तो दे देते कराची को। आपके तो सब बड़ी सीटें थी कराची से, आपको दी गई थी कि भाई आपकी हुकूमत बनवानी थी उस वक्त वफाक में, तो आपको कराची से भी सीटें दी गई थी। अच्छा, इसका जवाब लेने दे मुझे सजाद साहब से। जी सर, 1100 अरब रुपए नहीं दिए आपने, कोई स्टेक ही नहीं है आपका लीडर तो सीरियस ही नहीं है कराची को लेकर। फिर आप कहते हैं कराची में निकलते हैं, अवाम हमारे साथ है, वोट हमारा है, खान साहब का है। मेरी बात सुने देखिए, हमारे भाई ये बड़े, हमने हमेशा ऑलवेज जब भी असेंबली आते हैं हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन जहां पर रियलिटी की बात होगी तो वो हम करेंगे। देखिए, ये 1100 अरब की बात करते हैं, पिछले 17 साल से 30,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी हड़प कर गई, तो वो का कराची पे लगाए। मेरा सवाल इनसे ये, इमरान खान साहब जो है वो सिंध के वजीर आला नहीं थे। इमरान खान साहब 3.5 साल जो है ना मुल्क के वजीर आजम बने, तो इमरान खान के अंडर नहीं था कराची कोई वफाक का हिस्सा नहीं है। अभी जो एमक्यूएम चीख रही है और इनकी भी जो है ना वो चीखें निकल रही है कि भाई वफाक का हिस्सा कराची को नहीं बनने देंगे, तो कराची की जिम्मेदारी किसकी थी? 18वीं तरमीम कौन लेके आया था? जरदारी सब लेके आए थे। तो क्यों इमरान खान जो है वो कराची के जो मामला पे ये जो बता रहे इमरान खान पे इल्जाम लगाते, इन्होंने कौन सी कराची के अंदर जो है दूध और नहर की जो ना वो नहर बात है शहद की, आप बताए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? पूरा कराची उजड़ गया, लियारी पूरा उजड़ गया। और ये बात करते हैं, इनका जो एमएनए जो आया है फॉर्म 47 पे, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन की रात को इनकी रिकॉर्डिंग नहीं निकली थी अपने एमएनए के खिलाफ, मिर्जा अख्तियार बेग के खिलाफ, कि वो खुरमशेर जबान जो हमारा जीता हुआ था उसकी जगह पे उसको मुसल्लत कर दिया, और रियान बंदूकड़ा जो हमारा जीता हुआ था, तो ये इन्होंने जो बातें की थी इसके ऊपर, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, नजमी आलम साहब को भी पता है कि भाई पूरे कराची के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे एनए हो या पीएस हो, वो हमने जीता। मैं खुद यानी का एमपी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पीएस 106 का। तो नजमी साहब कैसे स्टेक नहीं है? ये तो जीते हुए हैं पीएस से भी, एनए से भी। नजमी साहब
क्या कह रही है? जी जी, मैं पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं, हर तरह से जीते हुए हैं, तो फिर हमारा स्टेक कैसे नहीं है? हमें तो लोगों ने वोट दी है। भाई तो जितनी इनके पास सीटें हैं उसके हिसाब से आए, अपना रोल अदा करें। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा था जब ये पावर में थे, इमरान खान, इससे ज्यादा सीटें थी इनके पास कराची की, उस वक्त ज्यादा सीटें थी, अब तो कम है। उस वक्त इन्होंने, इमरान खान साहब आए, कराची में बड़ी तकरीरें की और वादा किया गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, इसको ये करूंगा, यहाँ पर 1100 अरब रुपए अनाउंस करके गए, लेकिन 2.5 साल में पैसे नहीं दिए उन्होंने कराची के लिए। कराची के लिए 1100 अरब अनाउंस किया था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से दूंगा। फेडरल गवर्नमेंट देती है, सूबों को कोई प्रोजेक्ट देती है। इमरान खान के दौर में हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला कराची के लिए 2.5 साल में। अच्छा ठीक है, चले इससे बढ़कर ये स्पेसिफिकली मैं बात करी थी, आज जो वाकया पेश आया ना नजमी साहब, जो कराची में इमारत ज़मीं बोस हुई है और उसमें ये कहा है कि दर्जन से ज़ायद हलाकतें हुई हैं, रिपोर्ट भी आ गई है, कहा यह जा रहा है कि पहले गैस प्रेशर जो है वो अचानक से ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से ये एक बड़ा सानहे की शक्ल इख्तियार कर गया। सर, इस तरह के कमज़ोर स्ट्रक्चर और गैर कानूनी तौर पर बनने वाली इमारतें, और अभी बैरिस्टर साहब बता रहे थे मुझे, सैफुद्दीन साहब, कि मुझे नहीं पता कि वो इमारत कानूनी बनी हुई थी या गैर कानूनी बनी हुई थी, दिस आई डोंट नो, मैं उस पर नहीं कह सकता। इट्स ओके, मुझे नहीं पता। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। ये है कि देखिए, होता ये है कि गैस के ऊपर हम भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई गैस सिंध को तो दो हमारी गैस, हमें हमारी गैस नहीं मिल रही है। अच्छा, वो जो प्रेशर का जो कह रहे हैं, हो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप गैस एकदम बंद हो जाती है तो आपके चूल्हे खुले रह जाते हैं, और गैस आती है तो वही गैस वहां जमा होने लगती है। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता क्या वाकया हुआ है, ऐसा भी वाकया हो जाता है कि आपने चूल्हा खोला हुआ है, पका रहे, गैस बंद हो गई, आपने भी बेख्याली में चूल्हा बंद नहीं किया। अब वो दोबारा जब गैस आई तो वो गैस जमा होती रही, उस वक्त जब किसी ने कोई तीली जलाई होगी या कुछ किया होगा, उससे धमाका हो गया। ये है। अब मुझे नहीं, वो बिल्डिंग जो थी वो लीगल थी या इलीगल, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा चलिए, बहुत दर्दनाक हादसा है, इतनी पूरी इसका फ्लोर गिरा है, धमाका, इसके माने गैस बहुत ज्यादा जमा हो गई थी वहां पर, जब भी बहुत जोर का धमाका हुआ। जोर से, एकदम जोर से गैस आने से नहीं हुआ होगा ये, यकीनन या तो इनके पास गैस, घर के अंदर गैस की लीकेज होगी, या फिर ये हुआ होगा कि चूल्हा खुला रह गया, गैस बंद हुई, जैसे शाम को लोड शेडिंग में बंद हो जाती है, हमारे घर पे भी बंद हो जाती है 9 बजे। ठीक है, तो अच्छा, वो चूल्हा खुला रह गया होगा और उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, आई गॉट इट। अच्छा, दूसरी बात, जो जुडिशल कमीशन की तहकीकात में जो अभी इंकशाफात हुए हैं, साने गुल प्लाजा का मैं जिक्र करी हूँ नजमी साहब, उसमें जो चीजें सामने आई हैं वो तो अपेरेंटली हुकूमत के खिलाफ ही नहीं जा रही हैं कि पानी मौजूद नहीं था वहां पर लीड करने के लिए। जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी लगाएगा कि इसका फॉल्ट था, इसका फॉल्ट था, उससे अच्छी बात है। अगर सिंध गवर्नमेंट की कहीं कमजोरी है, केएमसी की कहीं कमजोरी है, या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की कोई जो भी कमजोरी है, वो उसमें खुल के आए, हमें उससे कोई इतराज नहीं। हम तो कहेंगे अच्छी बात है कि चीज खुल के आएगी। अगर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की गलती है तो हम उसके ऊपर आना चाहिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है। इतने लोग अपनी जान से गए हैं तो उसमें गवर्नमेंट या ना गवर्नमेंट का होने की कोई बात नहीं। अगर किसी की गलती है, ही शुड सफर। तो कोई बड़ा नाम भी अगर आता है इस रिपोर्ट में, कहा जाता है कि उसको हटा दे, तो आप एक्शन लेंगे सर? इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरे अपने इलाके से 6 एक घर के 5 लोग शहीद हुए, 6 पूरा घर बंद पड़ा हुआ, घर में अब कोई नहीं हो। ऐसे दर्दनाक वाकये के बाद हम सॉरी, उसमें किसी का भी नाम आए, किसी की भी गलती हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हुकूमती हो या कोई भी हो। ठीक है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, सजाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अग्री करते हैं सर? और ये रिपोर्ट के हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं जो अभी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है? सजाद साहब, मैंने पढ़ के सुनाई, आई नहीं है। देखिए, ये अभी रूमर चल रही है, कोई किसी ने कहा कि उसने ये सुना, जब फाइनल रिपोर्ट को जमा कराएंगे लीगली, तब उसके बाद कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर हम बात करें। सजाद साहब से कमेंट ले लेते हैं इस पर। जी सर। जी, मुझे बताया, आरजे माल के अंदर जो आग लगी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन बाहर रिपोर्ट आई है, या इससे पहले जो लियारी के अंदर जो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ बिल्डिंगें गिरी, इसकी कोई रिपोर्ट आज तक बाहर आई है? या चलो आप सब चीजों को छोड़ दें, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं मोहतरमा बेनजीर शहीद रानी, आप मुझे बताओ उनकी आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट बाहर आई है? तो ये सब कहने की बातें हमारे मुल्क के अंदर, स्पेशली कराची की अगर बात करें, फिर वो आप ही के दोस्त थे जिन्होंने मारा, शहीद किया, जिनको आप प्रोटेक्ट करते रहते हो तालिबान को। यहाँ पर जितने बड़े वाकयात हो जाए ना, खुदा की कसम,
किसी की भी रिपोर्ट बाहर नहीं थी। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। ये हटाते, सस्पेंड किसको करते, एसपीसी वाले के अफसर जो है बाबू, उसको ये सस्पेंड करते, अपने किसी मिनिस्टर के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी हमारे जो भाई जो बता रहे थे कि मुझे नहीं पता ये इलीगल बिल्डिंग है, नहीं, सबको पता है कि पूरे कराची के अंदर इलीगल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहां मैं पर हम रहते पर्टिकुलर हैं इस वहां पर बिल्डिंग की बात कर रहा था जनाब, इस बिल्डिंग की, नहीं, लेकिन इस मुझे बिल्डिंग पता की है मैं पर्टिकुलर बात कर रहा था। आप लोगों की खुद की है ना भाई, आपकी गवर्नमेंट है पिछले भाई मुझे नहीं 17 पता सालों मैं में कि वो बिल्डिंग लीगल थी या इलीगल थी, मैं इस पे कैसे बात करूं। आपको आज तक सजा दी है। आप लोग एक करप्ट अफसर को हटाते, उससे बड़ा वाला करप्ट अफसर आप लगा देते, और उसके बाद कोई पूछने वाला होता नहीं है। लोग बेचारे अंदर, नजवी आलम साहब, बच्चे अंदर दबे हुए बेचारे निकले। आप देखें तो सही, खुदारा सिंध गवर्नमेंट, आप लोग 18 साल 17 देखिए साल पे आप अब वो एक मुसलसल सिंध हादसा पे था, कराची हादसा में को तो आप कभी भी नहीं रोक सकते, हादसा होते हैं। आपसे हम सवाल करते हैं, अब कर दो आप ये जो जवाब देते हादसा चला। गैस लीकेज से हुआ है, इसको आप आप किसी लोग की नवाज गफलत नहीं शरीफ कह लोग, सकते। आप लोगों ने 40 साल सिंध में ओने रोज हुकूमत की है अपना पूरे अभी पाकिस्तान भी पे, करेंगे, और आप सिंध भी में आप अगले 18 इलेक्शनों को फिर जीत के आएंगे फिर आप और बोलते पहले हैं से इमरान ज्यादा खान सीटें देगा। लेके आएंगे, इमरान खान आप को उसकी आप परवाह ना करें। सज्जाद साहब, तस्वीर नजमी दिखा साहब, रहे, नवाज को किसी से मुलाकात करवा रहे, फिर आप बोलते हैं कि इमरान खान इसका जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है इमरान खान साहब? भाई वफाकी हुकूमत तो उसकी थी ना वहां पर 3.5 साल, अभी किसकी है? अभी तो आप लोग सारे बैठे हुए, सदर पाकिस्तान जरदारी साहब है। अब यहाँ पर सिंध के अंदर कौन है? आप है, वजीर आला आपका है, मेयर आपका है, पूरे जो है ना वो जमात इस्लामी की जगह पे जो है ना वो आप लोग अपना मेयर आ गया। हमारे लोगों को आप तो वो आप लोगों हम की तो मानते मेहरबानी हैं, थी, हमारे आप लोगों का पार्टी कंट्रोल नहीं था, आपके लोगों ने उसके अगेंस्ट मुखालफत में गए कि आपने डिप्टी मेयर क्यों नहीं लिया। वो आपके अपने लोगों के झगड़े की वजह से जमात को नुकसान हुआ कि आप लोगों ने अपना जमा, आपके लोगों का पॉइंट ये था कि भाई अगर मेयरशिप जमात ले रही है तो डिप्टी मेयर हमें दो, आप लोगों ने दोनों दे दिए, उस पर आपके पता हो गया, आपके बहुत से लोग टूट गए, तो उसमें हमारा क्या कसूर है। इमरान खान देगा भाई, वफाकी हुकूमत जो है उसके अंदर भी अभी आपका ही सदर बैठा हुआ ऊपर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आप लोग हमें जवाब देंगे सारा। अच्छा, तो नहीं चलेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं। सज्जाद साहब, जवाब तो देना मुझे सज्जाद साहब आपका बात कंप्लीट होगी, नजमी साहब बात करना चाह रहे हैं, बीच में भी उन्होंने किया। नजमी साहब मेरा सवाल भी साथ ही ले लीजिएगा, वाइंड अप में हो जाएंगे हम। सर इसका सोल्यूशन क्या है? हम नहीं चाहते कि जमात इस्लामी को, MQM को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हम चाहते हैं कि लोगों को उनके मसाइल का हल मिले और उनको लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, अगर रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी है, तो वो ऑनरशिप दे, मसाइल का हल दे। क्या कोई ऐसी लीडरशिप है, ऐसा कोई प्लान है? सर आपके नजदीक क्या हल है इन मसाइल का? देखिए अभी रिसेंटली जी, सिंध गवर्नमेंट ने 18 अरब रुपए रिलीज किए हैं से कराची की रोडों के लिए। 18 अरब छोटा अमाउंट नहीं होता। जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अपनी जगह है, ये जो अंदरूनी इधर उधर बड़ी बड़ी सड़कें जो टूटी हुई हैं उनके लिए 18 अरब रुपए का पैकेज सिंध गवर्नमेंट दे रही है। हम मान रहे हैं कि शहर में बड़ी प्रॉब्लम्स है, शहर की प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, ये अकोमुलेट होते होते शहर की ये हालत हो गई है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला कराची में इस वक्त ये है कि इतनी ज्यादा माइग्रेशन दूसरे सूबों से हमारे शहर में हो रही है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके काबिल नहीं है। अब बदकिस्मती से सबसे ज्यादा लोग हमारे पास केपीके से आते हैं, जहाँ पे इन्होंने दूध की नहरें बहाई हुई है। अगर इतनी ही अच्छी वहां पे गवर्नमेंट थी तो केपीके से लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए रोजगार के लिए। कराची में रोज हर महीने 15 से 20 हजार लोग ऐड होते हैं रोजगार के लिए, और उसका 70% केपीके से आता है, जहाँ पे इनकी हुकूमत है, दूसरा टेन्योर चल रहा है। तो वहां इन्होंने कौन से हालात बेहतर किए कि लोग वहां से यहाँ रोजगार के लिए ना आए, उनको वही रोजगार मिल जाए? नहीं कर सकते ये। लेकिन हम समझ रहे हैं कि कराची का, और ये वाकई इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको बैठ के, और हमने तो हमेशा कहा है कि आए बैठे बात करें। अच्छा इनको तकलीफ है, ये बात करते नहीं है किसी से, और जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो इनसे बात नहीं करना चाहते। इनका बेचारे ये नो मैन लैंड पे खड़े हैं, मजलूम लोग हैं, मुझे इन पे रहम आता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। सज्जाद सोमरो साहब, सो काइंड ऑफ यू, आपने वक्त दिया शो में और आपने गुफ्तगू सुनी। हम बात कर रहे थे कि अफसोसनाक सानिहे पे सानिहा जो कराची की आवाम देख रही है, जिसको भुगत रही है, जिसको सहती है, और ये होते हैं ये लोग, और ये लीडरशिप किसी भी जमात की हो जिसको अपनी अवामी नुमाइंदों की सूरत में अवाम आगे लेकर आती है, तो वो आपके मसाइल को लेकर, उनके हल को लेकर, लेजिस्लेशन को लेकर,
सारे कवानीन को लेकर आपके लिए किस तरह से कमांड में आना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से लेते हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के हवाले से तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। नजमी आलम साहब तो फरमा रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब इस रिपोर्ट को लेकर बाकी जमातें सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रही है कि नहीं ये एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं है और अगर ये रिपोर्ट बनती भी है तो हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन इस तरह के वाकयात को, इस तरह की कंस्ट्रक्शंस को जो इलीगल हैं, डिपार्टमेंटल फॉल्ट्स हैं या लोग वहाँ पर बैठ के करप्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेगी तो ये इसी रफ्तार से बनती जाएंगी और इसी रफ्तार से गिरती जाएंगी और इसी रफ्तार से लोग मरते जाएंगे और फिर उसके बाद उनको अगर ये लग रहा है कि वोट नहीं लेंगे या वोट लेंगे भी तो हम रूलिंग एलीट हैं, हम रूलिंग क्लास हैं, हम रूलिंग पार्टी हैं, तो ऐसे ज़्यादा देर चलता नहीं है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।